जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों और केंद्र के बीच 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा। 8 जनवरी को होगी अगले दौर की वार्ता। एमएसपी पर कानून को लेकर गतिरोध जारी। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उसे। आज की बैठक में एमएसपी कानून पर नहीं बनी बात। कृषि मंत्री तोमर ने कहा एमएसपी पर सारी मांगे मानने को तैयार। इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर डटे किसान। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। सुलह की सुबह कब? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सरकार और किसान संगठनों की बहुप्रतीक्षित बातचीत आज भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। अब 4 दिन बाद फिर बातचीत की जाजम पर सरकार और किसान बैठेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अगले दौर की वार्ता में बात बनने की उम्मीद जताई है। किसानों ने अपनी 3 मांगों के नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। दिल्ली में आगामी दिनों में ट्रैक्टर रैली निकालने की भी घोषणा की है। 3 जो मांगे हैं उनमें कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पर कानून और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का लागू किया जाना, यानी आंदोलन के कोर में जो मुद्दे हैं उन पर कोई हल निकाला जाना अभी बाकी है। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बार बार जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्षेत्र से दूर रहेगी। तो कुल मिलाकर किन संभावनाओं की तरफ जाता दिख रहा है किसान आंदोलन, आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी। इन सवालों के जरिए कि किसान आंदोलन में कब होगी सुलह की सुबह। किसानों की आशंकाएं कितनी वास्तविक, कितना भ्रम। और क्या अफवाहें बनी हुई हैं समाधान की राह का रोड़ा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिरिराज सिंह घंगारोत साहब, किसान नेता हैं। हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं, आप भारतीय किसान संगठन के प्रदेश मंत्री हैं। विजय सरदाना जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप विश्लेषक हैं और बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से इस तमाम मामले की आप जानकारी रखते हैं। माधवराम चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, और डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस विचारक। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। माधवराम चौधरी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो पहला सवाल मैं आपसे ले लूँ, फिर दूसरे विषयों की तरफ जाऊंगा। 40 दिन हो गए हैं, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। लगातार कहा यह जा रहा है कि भ्रम का नतीजा ये आंदोलन है। अगर ये भ्रम है तो ये 40 दिन में अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाया? नहीं सुन पाए चौधरी साहब। इसका जवाब मैं आपसे लेता हूं वीरेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों का स्टैंड शुरू से रहा है कि ये किसानों की बेहतरी के लिए लाए हुए कानून हैं, जिनको लेकर के कई तरह के भ्रम चूंकि फैला दिए गए हैं और इतने गहरे फैला दिए गए हैं कि उनको साफ करना, उनकी सफाई देना मुश्किल हो रहा है। चौधरी जी संक्षेप में बोलिएगा, सारगर्भित बोलिएगा जी। वैसे तो तीनों जो बिल आए हैं ये किसान हित में है। अब इनको समझाना और समझना जी, ये अपना काम है। जो उन्होंने ये पढ़ लिया है वो समझ गए हैं, वो तो आंदोलन कर नहीं रहे। बाकी राजनीतिक ज्यादा है इसमें, तो सभी चीज मान रहे हैं, फिर ये आंदोलन क्यों? ठीक है, इसका क्या औचित्य है? मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि अड़े हुए क्यों है। जब सरकार बार बार बुला रही है, समझौता हो रहे हैं, तो समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है, और देश के हित में यही करना चाहिए। ठीक है। आप इनकी बात पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो खंगारोत साहब पहले वो, और उसके बाद में मेरा सवाल आपसे। अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो जल्दी बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा। खंगारोत जी। बिल्कुल, मैं मान्यवर की बात पे इतना सा कहूंगा कि लगातार जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकार तो कह रही है, मगर भारतीय किसान संघ और ऐसे तमाम संगठन जो सरकार के आजू बाजू में बैठते हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि आंदोलन किसानों का है ही नहीं। ये बहुत ही दुखदायी बात है कि किसान की पीड़ा को किसान ही नहीं समझ रहा। मतभेद का, मेरी बात सुनिए, मतभेद का अधिकार व्यक्ति को भी है तो संगठनों को भी हो सकता है।
एक संगठन का मत कुछ और हो सकता है, दूसरे संगठन का मत कुछ और हो सकता है। मतभेद इस पर सवाल उठाने का क्या तो ये समझ से परे है जी। इस बात के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि लगातार जब 40वां रोज आज इस आंदोलन को शुरू किए हुए हो गया और जो सरकार है अपनी, उसने तो बार बार यही कहा कि आंदोलन ही जो पंजाब का है, आंदोलन हरियाणा का है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। फिर सरकार टेबल पे किस वार्ता के लिए बुला रही है किसानों? ये मेरा सवाल है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि यहाँ जो मेरा सवाल ले लीजिए, इसी जगह आकर मेरा सवाल आता है। किसी भी प्रकार का विवाद दो व्यक्तियों में, दो पक्षों में, दो वर्गों में, दो राज्यों में, दो देशों में, अगर दुनिया में कहीं भी दो पक्षों में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है और उसको हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम सभ्य लोग हैं, सभ्य तरीके से अगर उसको सुलझाया जाना होता है तो उसमें वार्ता एकमात्र विकल्प बचता है, जिसमें बीच का रास्ता हमेशा कहा जाता है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा कुछ। अब यहां बीच का रास्ता दिखता क्या है? जब यह कह दिया जाए कि कानून वापस लो, तो फिर बात किस मुद्दे पर करनी है? यानी कानून तो वापस लो ही, लेकिन अब ये बात छिड़ गई है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशों का भी फैसला करो और उसके साथ साथ एमएसपी का भी कानून बना दो। यानी नमाज छुड़ाने गए तो रोजे भी गले पड़ गए, ये सारे काम एक बार में निपटाओ। ये क्या सही स्थिति है क्या बातचीत के लिए? मुझे मतलब नहीं कि सरकार का क्या स्टैंड है इसमें, मैं किसी को फेवर करने के लिए, मैं इसकी जो वास्तविकता है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए सवाल उठा रहा हूं। बोलिए। देखिए जेपी साहब, ये जो आप बात उठा रहे हैं कि सरकार के सामने नमाज पढ़ने गए, रोजे गले पड़ गए, उसी कहावत को मैं अभी बात बताऊं कि 4 मुद्दों पे जो हमारी मुख्य मांगे हैं उन पे चर्चा हो रही है और 8वें दौर की आज जो चर्चा थी, 2 चर्चा के लिए 7वें दौर पे सहमत थी सरकार और वो उसके लिए किसान भी जानते हैं, समझते हैं कि ये 2 जो मुख्य बिंदु नहीं है और 3 नंबर और 4 नंबर के क्रम पे जो थे उनको सहमति जता के सरकार ने केवल पूंछ निकाली है, हाथी नहीं निकला है। तो अभी हाथी का निकलना बाकी है। मुख्य एजेंडा जो है, मांगे जोड़ दी थी, उन मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने थोड़ी आए थे। किसानों की जो 4 मुख्य मांगे हैं, कोशिश ये की है कि हमारा मांग पत्र लंबे से लंबा हो सके। नहीं, किसानों ने 5वीं कोई मांग नहीं जोड़ी है। 4 जो मुख्य एजेंडे की जो फर्स्ट नंबर पे जो बात है कि जो 3 बिल आए हैं उसको आप किस तरीके से उसको निरस्त करते हैं, उसका आप फॉर्मूला बता दीजिए। और दूसरा, हमारा एमएसपी का गारंटी की मांग आज का नहीं है, किसान लगातार इसको आज से नहीं मांग रहा है, बरसों से इस किसान मांग करता हुआ रहा कि ये जो 3 कानून आपने बनाए, एक गारंटी कानून भी बना दीजिए। किसान का भला तब होगा जब उसको एमएसपी पे खरीद। गंगाराम साहब एक बात बताइए, अगर एमएसपी का की गारंटी का कानून बन गया, एमएसपी गारंटी कानून अगर बन गया और एमएसपी से नीचे खरीद ही नहीं होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? इसमें महंगाई बढ़ेगी, मगर आप इसका सारा जिम्मेदार किसान को क्यों मानते? किसान के लिए तो आपने खुद ने ये कहा है कि नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मेरी बात नहीं करता। अभी मैं तो किसान की बात करता हूं जो एक तरह का अनाज उपजाता है जो कि एमएसपी के चलते महंगा हो गया है, लेकिन दूसरे तरह के अनाज हैं उनकी भी उसको जरूरत पड़ती है जो कि उसको महंगे दामों में खरीदने पड़ेंगे। अगर वो महंगे हो जाएंगे तो क्या यही किसान जो एमएसपी पर अपना एक तरह का अनाज बेच रहा है वो दूसरे तरह के अनाज खरीद पाएगा क्या? महंगाई होगी तो उसको फायदा होगा क्या? मैं तो आपकी और मेरी बात कर ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये कृषि प्रधान देश मानते हैं और कृषि प्रधान देश में जो किसान खेती कर रहा है, खेती किसानी पे जो निर्भर है, उसके हालात देखिए ना। आज जिस प्रकार आत्महत्याएं हो रही है, किसान लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है। माधवराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन विजय सरदाना साहब, ये एक ऐसा पहलू है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं दरअसल जिनको समझा जाना जरूरी है। वो किसके पक्ष में जाती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको लेकर आम आदमी को क्लैरिटी होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए, तमाम खबरों के जरिए एक संवेदनशील आदमी, देश का जिम्मेदार नागरिक है, वो इस स्थिति में आ गया है कि सच्चाई क्या है ये तो पता चले। तो ये जो बात उठाई गई अभी कि एमएसपी की अगर गारंटी दे दी जाती है, एमएसपी पहले से चल रहा है, एमएसपी की व्यवस्था बदली नहीं हमारे देश में, 67 के बाद से है ही, लेकिन अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाती है तो क्या ऐसी स्थितियां नहीं हो जाएंगी कि भारत में अनाज महंगा मिलेगा और विदेश में सस्ता मिलेगा, इंपोर्ट शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ की यूनिट्स जो हैं वो आयात करके काम करना शुरू कर देंगी? क्या ये बात सच है या यूं ही कही जा रही है? विजय सरदाना जी, आप मुझे 2 मिनट दें, मैं इनको ये बता दूं कि इससे किसान का नुकसान ज्यादा कैसे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं रोज का 2000 टन सोयाबीन सरसों खरीदता था। आप एमएसपी लागू करें, एक उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं, चलिए एमएसपी मान ली आपकी बात,
अब ये बताइए कि एमएसपी किस क्वालिटी का आप चाहते हैं, उसकी नमी कितनी होगी, उसमें मिट्टी कचरा कितना होगा, उसमें बाकी टूटे हुए दाने कितने होंगे, उसमें कंकर पत्थर कितने होंगे, कीड़ा खाए हुए दाने कितने होंगे। अगर आप क्वालिटी नहीं रखते हैं तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, पहली बात। क्योंकि मैं जब सोयाबीन खरीदता था 8-8, 9-9 किलो मिट्टी भी निकलती थी। किसान को बुला के कहना पड़ता था भैया इसको साफ करके ला, नहीं तो ये माल नहीं बिकेगा, पहली बात। अब आती है बात कि चलो ए ग्रेड का आपने एमएसपी फिक्स कर लिया, इसका मतलब बाकी जितना माल है वो सारा रिजेक्टेड ग्रेड हो गया, उसका दाम क्या लगेगा? व्यापारी किसान को वही लूट खाएंगे कि देख तेरा माल तो रिजेक्टेड ग्रेड है, एमएसपी तो 40 रुपए है, अब तेरे को ये 20 में देना है तो बात कर। अभी क्या होता है, अभी जो खरीदार है वो किसान से नमी वाला माल भी खरीदता है, कंकर पत्थर वाला भी खरीदता है, लेकिन थोड़े पैसे काट के ये सोचता है कि चलो इसको सुखा लेंगे, साफ कर लेंगे, 3-4% का कचरा निकलेगा, 3-4% पैसा कम देता है और हिसाब हो जाता है, किसान का माल भी बिक जाता है और व्यापारी भी खरीद लेता है। अगर आपने एमएसपी मैंडेटरी कर दिया तो आपका कितना माल बिकेगा? क्योंकि खेत है, फैक्ट्री नहीं है, सारा माल एक सा नहीं होता है। आप भी जब ठेले पे सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो आप भी छांटते हैं कि अच्छा कौन सा, बाकी का क्या होता है, शाम तक आपको ठेले का हाल पता हो जाता है, पहली बात। अब आइए दूसरे लेवल पे, हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे। हर साल जब आप एमएसपी बढ़ाएंगे, आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट है 12 रुपए मक्के का, आपके यहां पे है 18.5। आप क्या अगले साल एमएसपी बढ़वाने की बात सरकार को नहीं करेंगे? आप कहेंगे बढ़ाओ, रेट हो गया 19। मैं मुर्गी का किसान हूं, मेरे को फीड चाहिए, मैं मक्का आयात करूंगा, आपको किसान आप किसको बेचेंगे भाई साहब? आज आपकी चीनी क्यों नहीं बिक रही? हम 45 लाख टन मक्का बेचते थे 5 साल पहले, विदेश में एक्सपोर्ट करते थे, घट के 4 लाख रह गया, वो भी किसको? बांग्लादेश को। कहने का मतलब यह है कि आप दुनिया में बंद कमरे में नहीं बैठे, आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में हैं। आपको समझना पड़ेगा, आज भी जहां आपका थोड़ा सा तेलों का रेट बढ़ता है, तेलों का आयात 70,000 करोड़ का हो गया, 70% तेल हम आयात करने लग गए। कल को क्या आप चाहते हो कि बाकी चीजें भी आयात शुरू हो जाएं? मेरा सिर्फ किसान भाइयों से निवेदन यह है कि कागज पेंसिल ले लें, इमोशन से बाहर हटें, हमें कमाना कैसे है ये सोचें। एमएसपी या नई एमएसपी बाद की बात है, किसान की खेती मुनाफे की कैसे हो, सवाल यह है, चाहे एमएसपी से हो या बगैर एमएसपी के हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन किसान का माल बिकना चाहिए और किसान को मुनाफा होना चाहिए, सवाल ये है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपको कुछ कहना है तो बोलिए खंगाराव साहब, बहुत संक्षेप में बोलिएगा अगर उनकी बात पर आपको कुछ। बिल्कुल, सरदाना साहब ने जो निष्कर्ष निकाला है, हाँ। इनका परिप्रेक्ष्य अलग हो सकता है, मगर आज ये जो बात करें उसी बात को मैं ये कहता हूँ, हाँ। सरकार का जो गारंटी देने की बात है किसानों की, हाँ। एमएसपी पे वो लगातार कहती हुई आई है और कह रही है कि हम इस कानून के जरिए। आप राजनीति की बात मत करिए, आप किसान की बात करिए, किसान के हित और अहित की बात हो रही है। किसान के हित, किसान का भला बीजेपी है नहीं, किसान का भला तो तभी होगा ना, उसको लागत का 1.5 गुना लाभांश जो सरकार देने की बात कर रही है, उसके साथ क्या क्या होगा, उसके साथ क्या क्या होगा, उसके बाद क्या क्या होगा, इस बारे में भी तो बताया विजय सरदाना साहब ने। खैर, लेकिन एक बात बताइए माधोराम चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चौधरी साहब, जिस तरह से ये बातें अभी जैसे क्लैरिफाई की विजय सरदाना साहब ने, ये बातें वृहद स्तर पर क्या किसानों को समझाई नहीं जा पा रही हैं या किसान समझने को तैयार नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप चौधरी साहब? जी जेपी साहब, मैं आपको अभी आपने कहा इस देश को इस विषय में समझने की जरूरत है। मैं उन्हीं चीज़ों पे 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। इस देश में करीब 4,843 मंडियाँ हैं, उसमें से संक्षेप में ही बोलूँगा सर, 1857 पंजाब में है, और जो एमएसपी पे जो माल खरीदा जा रहा है उसका 50% पंजाब में खरीदा जा रहा है। आप ये देखिए वहाँ पे 29,000 आड़ती है, उनके 3 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं। 84% जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो डबली में डबली बजा रहे हैं, इनके पास में कोई सामान नहीं है कि ये कोई आंदोलन खड़ा कर सके या कोई बात कर सके, ये तो उन आड़तियों के पक्ष में और पीछे खड़े होकर बात कर रहे हैं जो 29,000 28,000 आड़ती है जो रजिस्टर्ड है, जिनको 8.5%
के हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए सालाना जिनकी इनकम होती है, और वो उन इनकम के ऊपर कहीं ना कहीं मार को समझ के पूरे देश को इसमें झोंकना चाहते हैं, क्योंकि किसान को वास्तविकता समझ में नहीं आ रही कि पंजाब का किसान और वो जो जहां पे बैठ के मेवे खा रहा है वो 84% किसान वो नहीं हो सकता जिसके पास में 2 एकड़ जमीन है, उसके पास में तो साबुन नहीं है, वहां पे वॉशिंग मशीनें फ्री में बट रही है, तो आप क्या कह सकते हैं जो वहां पे है वो किसान है? मैं यह आपको बताना चाहता हूं, इस देश में समझने की जरूरत है कि वो लोग हैं जिनको 6,000 करोड़ की इनकम है, और अपनी इनकम को बचाने के लिए, और वो इनकम कहां से होती है, वो जो आड़तिए कहां से कमाते हैं, वो किसान से कमाते हैं। सरदाना साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, किसान को अपना मूल्य मिलना चाहिए, परंतु क्या 6% पे जब एमएसपी में देश में बिक रहा है, तो क्या 94% को इस देश में फ्री छोड़ दिया जाए? उन किसानों का कोई हित नहीं है क्या? जब मंडियों की एपीएमसी की बात आ रही है, तो हम कह रहे हैं कि एपीएमसी कहीं भी खत्म नहीं होगी, और जो मंडियां हैं, आज केरल में देखिए मंडियां नहीं है, बिहार में नहीं है, तो केरल में जब उचित भाव मिल रहे हैं और जब मंडियां बाजार में आएगी किसान को, तो जो आड़ती है उनका आंदोलन है। हाँ। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ सर, मेरा हित अगर मान लो कहीं ना कहीं टकराएगा, मेरा हित कहीं ना कहीं टकराएगा, मैं कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान होगा, तो मैं नहीं समझ नहीं मैं कि ये आंदोलन जिनका भी था, आपका नहीं था, और ये जस्टिफाइड था या नहीं था, लेकिन इसको हवा आप लोगों ने दी, जिसके बारे में भाजपा कहती है गलत तरीके से दी। आपने किसानों को भड़काया, किसानों को भ्रमित किया, और किसानों का लाभ जो हो सकता था उसमें आप बाधा डाल रहे हैं। जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो रिलायंस ग्रुप का धन्यवाद अदा करना चाहिए। जो असुरी निष्ठुर सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 की सरकार है, वो 40 दिन में 50-55 किसानों के बलिदान के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं दे रही। मन की बात टीवी पे आके प्रधानमंत्री करते हैं, वहां दिल्ली में बैठे किसानों से बात नहीं करते। रिलायंस ने खुद ने स्पष्टीकरण कर दिया, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर पा रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। अब आप ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, आप देखिए इनके अकाली दल इन्हीं का पार्ट रहा है, कांग्रेस का विरोधी रहा है हमेशा से। वो सबसे पहले हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है, और पंजाब में ज्यादातर अकाली दल से रिलेटेड किसान आंदोलन करें, कांग्रेस का लेना देना क्या है? ये तो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं इसको, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अभी राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नाम भूल गए, वो भी लेने लग जाएंगे। अरे भाई, किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। उसकी तैयारी करके बैठे थे कि इसका जवाब मैं क्या दूंगा, कि राहुल जी क्यों चले गए? नहीं, तैयारी की बात ही नहीं है। तो इनको जो इनके भूल गए वो याद दिला रहा हूं, राहुल गांधी का नाम भी ले देते, प्रियंका गांधी का नाम भी ले देते। इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ये किसानों का गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये समाजवाद पूंजीवाद की लड़ाई है, ये पूंजीवाद के प्रवर्तक है, शुरू से राइटिस्ट पार्टी रही है। आपने जो शब्द कहे उसके ऊपर मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि हम कौन होता है? आप तो अपनी राजस्थान की, जो राजस्थान में आपने किसानों के यहाँ पे रात को लाइट दे रहे हो, किसान यहाँ मर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहे। किसान राजस्थान में मर रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहे, आपको अपने पेड़ों में नहीं दिख रहा, पहाड़ों पे दिख रहा है। संगवारा तो साहब, आप ऐसी बात करोगे तो आपको बात लॉजिकली तो आपकी है नहीं। और वरुण जी ने रिलायंस का शुक्रिया अदा किया। वरुण जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूं कि रिलायंस ने न केवल इस विवादित मामले में, जब इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई थी और एक भ्रम बहुत बड़े लेवल पर फैल गया था, तो इसको स्पष्ट किया है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं हम उसके आसपास भी नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं, जैसे जियो को लेकर जो बात की जाती है, पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादों के साथ, स्वदेशी तकनीकों के साथ इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गिना सकते हैं, लेकिन गिनाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। विजय सरदाना साहब, भ्रम की बात चल रही है, और अभी इन्होंने बात उठाई मंडियों को बंद करने की। इस आंदोलन नाम के पेड़ की जड़ों के आसपास जब जाते हैं तो यही 3-4 चीज़ें निकल करके आती हैं। उनमें से एक मंडियों के बंद हो जाने की आशंका है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब अभी तो निजी मंडियां जो बाहर हैं वो भी रहेंगी और वहाँ एमएसपी पे खरीद भी होती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि माल बाहर बिकना जब शुरू हो जाएगा, एमएसपी बाहर मिलने लग जाएगी, मंडियों में खरीद कम हो जाएगी, मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, फिर विकल्प बचेगा नहीं, फिर औने पौने दामों पर निजी मंडियां खरीदेंगी। इस बात की कितनी आशंका है सर वास्तव में? देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि हम इस देश के कानून को, संविधान को नहीं जानते। जहां तक मंडियों की बात है, वो राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। उनको चालू करना, बंद करना, उनको मैनेज करना, ये 100% स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में। जब तक राज्य सरकारें नहीं चाहेंगी, मंडियां बंद नहीं हो सकती, पहली बात।
ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 2 में 18 नंबर आइटम पढ़ लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहली बात। अब रही बात कि साहब मंडियां बंद हो जाएंगी, सर जो व्यापारी मंडी के अंदर है वही व्यापारी बाहर भी खरीद सकता है। इसमें पाबंदी नहीं है कि जिसके पास एपीएमसी का लाइसेंस है वो व्यापारी अंदर ही खरीदेगा, बाहर नहीं खरीद सकता। तो यह सोचना गलत है कि किसान का माल नहीं बिकेगा। हाँ, जो अभी उसको मंडी के अंदर टैक्स देना पड़ता है या कमीशन लगता है ज्यादा, अभी किसान की मजबूरी यह है कि अगर 8.5% पंजाब में खर्चा लगता है, इसीलिए पंजाब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वीट पैदा, दूसरा नंबर है वीट पैदा करने वाला, लेकिन वहां एक भी वीट मिल नहीं लगी। आपको पता है जी क्यों वहां पे अपने गेहूं की मिलें नहीं चलती? क्योंकि इतना टैक्स है कि बाकी राज्यों से माल आके वहां बिकता है, लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात। तीसरी बात आपकी समझ के लिए मैं बहुत क्लियर इस बात को कर देता हूं कि जब भी आप मंडी की बात करते हैं, आज क्या होगा, अभी किसान की मजबूरी यह थी कि उसको मंडी में जाके ही बेचना पड़ता था, क्योंकि आप कहते थे किसान को आजादी थी। यह बहुत बड़ा धोखा है। मैं जब सोयाबीन खरीदता था किसानों से, मुझे कहा जाता था कि आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, किसान डायरेक्ट बेच सकता है लेकिन आप नहीं खरीद सकते। तो कुल मिला के बात यही हो गई कि मुझे बिचौलिए का साथ लेना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? अब किसान को सोचना है कि मंडी के अंदर बेचे या बाहर बेचे, कहां बेचे, कितने में बेचे। अभी तक क्या था, मैं किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं, जो एपीएमसी कानून है उसमें ताकत व्यापारी के हाथ में थी। जो नए कानून आ रहे हैं उससे ताकत व्यापारी से हटके किसान के हाथ में आ गई, और किसान भाई इस ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। अब दिक्कत कहां हुई? जब यह कहा गया कि जिस कैपिटल की आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट और लूंगा सर। एसडीएम करेंगे, आप बताइए कोर्ट वरुण जी सुनिए, अरे वरुण जी सुनिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। सुनो तो सही, आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, विचलित मत होइए। आपके एक शब्द का जवाब आप जितने चाहे कर लो। मेरा यह कहना है, एक लाइन में आपको कहना चाहूंगा, सिंगल सी बात यह है कि आज व्यापारी क्या करता है, बिचौलिया क्या करता है, किसान का माल लेता है और इसी अंडानी, अबानी या बाकी कंपनियों के रिटेल आउटलेट पे बेचता है, मुनाफा कमाता है, अपने पास रखता है, किसान को नहीं देता। किसान को तो सिर्फ जो रेट एक बार दे दिया सो दे दिया। नया कानून क्या बोलता है? नया कानून यह बोलता है कि अगर किसान चाहे तो डायरेक्ट रिटेलर को बेच सकता है, अगर बिचौलियों के माध्यम से नहीं जाना है तो। अब ये जो आप समझिए इसके पीछे का खेल, अब इन बिचौलियों को यह लगा कि अगर किसान सीधा बाजार चला गया तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, इसलिए किसानों को भड़काओ, ये कानून तुम्हें डुबा देगा, कंपनियां खा जाएंगी, जमीनें चली जाएंगी। इतना भ्रम फैला दो कि इस देश का किसान अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं पढ़ता है, इसीलिए वो उस धोखे में आ गया और गलत रास्ते निकल लिया। कुल मिला के खेल ये है कि बिचौलिया तंत्र अपनी कमीशन किस तरह से बचे, पूरा खेल यही है। बिल्कुल ठीक है। और इस थ्योरी को अगर अक्षर से सही माना जाए तो बड़ी हैरानी भी इस बात की होनी चाहिए कि क्या किसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है, जिसको इस मामले से परे बैठ करके जो लोग देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। फिलहाल सबकी नज़रें 8 जनवरी पर रहेंगी, जब 9वें दौर की बातचीत होगी, उसको देखना होगा क्या कुछ निकलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।